हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रीशन है आपका वो क्या हो जाता है, आपका इम्बैलेंस हो जाता है। या तो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर सिक्रीशन आपका लिमिटेड है, बट जो आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं उनका लेवल आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग में क्या हो रहा है, कम हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें तो जो आपका सिक्रीशन होते हैं, जो भी आपके जीआई ट्रैक्ट में सिक्रीशन हो रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी सिक्रीशन है उसमें दो टाइप के फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक फैक्टर जो कि एग्रेसिव फैक्टर है, ठीक है, जो क्या करेंगे, आपके एसिड के, आप बोल सकते हो एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं या एसिड के इफेक्ट को बढ़ाते हैं। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसे भी फैक्टर है जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है, जो कि अल्सर से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यानी कि एसिड अगर ज्यादा बन रहा है तो उसे क्या करेंगे, आपका उसके इफेक्ट को कम करने का काम करेंगे। तो जब इन दोनों फैक्टर्स के बीच का बैलेंस आपका डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है, जो बैलेंस बना हुआ है ना कि एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर एक लेवल पे मेंटेन है, तब तक क्या होगा, लीजन्स नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आप जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एसिड ही है जो क्या करता है, पैप्सिनोजन को अपनी एक्टिव फॉर्म पैप्सिन में लाता है। और पैप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ना। तो एसिड जरूरी है, बट उसको बैलेंस करना, उसके इफेक्ट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी करती है। बट कहीं भी अगर इन दोनों में जो आपके एग्रेसिव फैक्टर हैं या फिर डिफेंसिव फैक्टर हैं, जो कि एसिड के लिए आपका एग्रेशन शो करते हैं या फिर डिफेंस शो करते हैं, इनके बीच में डिसबैलेंस होना मतलब डिजीज होगी, क्या होगा, पैप्टिक अल्सर। आप देखो, अल्सर जो होता है सबको पता है, जब आपके पूरे इंटेस्टिनल जो आपका एसिड की वजह से आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में घाव बन जाएंगे, लीजन्स बन जाएंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। जब आपका अल्सर केवल स्टमक में हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे हम, अगर आपका जो अल्सर है केवल स्टमक में है तो उसे क्या बोलना है, गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, अगर स्टमक ही में आपके घाव बने हुए हैं, लीजन्स केवल स्टमक में है तो गैस्ट्रिक है। और अगर आपका क्या है, इंटेस्टाइन में अल्सरेशन हो गया है, और इंटेस्टाइन में भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इंटेस्टाइन अगर देखी जाए तो बेसिक होती है ना, एल्कलाइन, उसका पीएच क्या है, एल्कलाइन है। बट जो इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, वो थोड़ा सा क्या होता है, आपका एसिडिक होता है, क्योंकि स्टमक के जस्ट नीचे होता है। तो स्टमक का सिक्रीशन, जब स्टमक से फूड नीचे आता है तो अपने साथ उसके सिक्रीशन को भी नीचे लेके आता है। तो इस वजह से जो ड्यूडेनम होता है वहां पे अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर इंटेस्टाइन में अल्सर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, ये तो था अगर स्पेसिफिकली हो रहा है। अगर आपका स्टमक में भी अल्सर है प्लस ड्यूडेनम भी अल्सर है तो इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, पैप्टिक अल्सर। अब समझ में आया पैप्टिक अल्सर क्या है। ठीक है, लीजन्स बन जाना, घाव बनना, रीजन अभी आपको मैं बता चुकी हूं कि एसिड के लेवल में इम्बैलेंस होना, एग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर के बीच में इम्बैलेंस होना। अब देखते हैं कौन कौन से एग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से डिफेंसिव फैक्टर्स होते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं या फिर अल्सर को बढ़ाने वाले हैं। सिंपल हम अल्सर की ही बात करते हैं। देखो, अल्सर को जो एग्रेशन शो करेंगे, यानी कि जो एग्रेसिव फैक्टर हैं वो कौन से हैं, और दूसरा है आपका डिफेंसिव फैक्टर जो अल्सर होने से बचाएंगे। ठीक है, तो एग्रेसिव फैक्टर के अंदर कौन सा आता है आपका, सबसे पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से अल्सर होता है। हमें पता है अगर एसिड ज्यादा बनेगा तो वो घाव बनाएगा ही बनाएगा, फर्स्ट। और दूसरा एक और रीजन है जिसकी वजह से अल्सर हो सकता है, वो है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये आपका एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से, जिसके इन्फेक्शन की वजह से भी आपका अल्सर हो सकता है। जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां पे लीजन्स, घाव बन सकते हैं। ये तो था क्या, आपका एग्रेसिव फैक्टर। ठीक हो गया। अब बात करते हैं डिफेंसिव फैक्टर। कौन से ऐसे बॉडी में आपके डिफेंसिव फैक्टर हैं जो आपको अल्सर होने से बचाएंगे। ये एसिड या H पाइलोरी की वजह से जो आपका अल्सर हो सकता है उससे आपको बचा सकते हैं। उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरो, आपका केमिकल है ये आपकी बॉडी का, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन आपका एक ऐसा मीडिएटर है जो आपका इन्फ्लामेशन और पेन के टाइम पे रिलीज होता है। जब भी आपकी बॉडी में कोई पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये आपका मीडिएटर रिलीज होता है। 1 मिनट, प्रोस्टा,
ठीक है, STA मिसिंग है यहाँ पे, आप मेंशन कर लेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक हो गया। तो ये आपका क्या करता है, इसकी खासियत है कि ये एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है और आपके म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अभी मैं बताऊंगी म्यूकस का क्या रोल है। सेकेंड, म्यूकस खुद में अगर किसी भी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाए, आप जानते हो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिससे एसिड का सिक्रीशन आपका बढ़ता है, किन की वजह से एसिड के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। देखो, आपके स्टमक में, आपके जॉर्डिनम में इस तरीके से म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और म्यूकस क्या करता है, जो भी एसिड आपका पैराइटल सेल्स बना रही है उसे आपकी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आने से रोकता है, ताकि आपकी जो आपकी लेयर है उसके कांटेक्ट में नहीं आए। तो आप सोचिए, अगर म्यूकस का प्रोडक्शन किसी भी तरीके से बढ़ जाए, म्यूकस कौन बनाता है, गोबलेट सेल्स बनाती है ना, तो अगर म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपके स्टमक में, आपकी इंटेस्टाइन में एक म्यूकस की बहुत थिक लेयर बन जाएगी। तो उससे क्या होगा, चाहे आपके स्टमक में कितना भी एसिड बन रहा हो, वो म्यूकस उस एसिड को मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा। और अगर मान लीजिए एसिड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो मेम्ब्रेन डैमेज होने के, मेम्ब्रेन में घाव बनने के चांसेस है ही नहीं। तो सेकेंड जो डिफेंस का काम करेगा वो क्या है, आपका म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस आप बढ़ा सकते हैं, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तीसरा जो डिफेंसिव फैक्टर है वो है बाइकार्बोनेट्स। अब ये बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, देखिए, जो आपके बाइकार्बोनेट होते हैं खुद में क्या है, एल्कलाइन है, बेसिक है। तो बेस क्या करेगा, एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। HCl क्या है, एसिडिक है, बाइकार्ब्स क्या है, बेसिक है, दोनों रिएक्ट हुए तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ना। तो एसिड के इफेक्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये आपके क्या है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, दीज आर द डिफेंसिव फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो, नॉर्मल जो इंडिविजुअल होते हैं, हम अगर जिनको पेप्टिक अल्सर नहीं है, उनके बॉडी में, उनके GI ट्रैक्ट में इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर किसी को, हम बोलते हैं किसी एक इंडिविजुअल को पेप्टिक अल्सर हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, आपका ये बैलेंस बिगड़ जाता है। एग्रेसिव फैक्टर का लेवल तो बढ़ जाएगा, लेकिन डिफेंसिव का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो आपका मैंने एक बैलेंस बनाया हुआ है, ये क्या होगा, बिगड़ जाएगा। एग्रेसिव ऊपर चला जाएगा, डिफेंसिव नीचे आ गया, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। नॉर्मल इंडिविजुअल को क्यों नहीं होता, क्लियर है। एग्रेसिव फैक्टर भी है, डिफेंसिव भी है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, आपके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये जो डिफेंसिव फैक्टर है केवल आपको HCl से बचा सकते हैं, याद रखिएगा। जो ये डिफेंसिव फैक्टर हैं ये आपको HCl से बचा देंगे, लेकिन ये H. पाइलोरी जो है ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया को भी, हाँ, बहुत हद तक अगर आप म्यूकस को बढ़ाते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज को, H. पाइलोरी के इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं, बट अगर मैं बोलूं कि आप केवल डिफेंसिव फैक्टर से इसको कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो हम अभी फर्दर जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ड्रग्स का तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपका ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका अबाउट, आप बोल सकते हो, पैथोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब देखिए, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बट जो ध्यान में रखना है आप लोगों ने वो क्या है कि जो पेप्टिक अल्सर है आपका, ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ। पहला रीजन क्या है, HCl की वजह से हुआ। अगर HCl ज्यादा बन रहा है तो अल्सर हो सकता है। ठीक है, अब HCl बनता कैसे है, मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था, मैं उसे थोड़ा सा समराइज करके आपको बता रही हूँ। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी आप फूड लेते हो, ठीक है, जब भी आपने क्या किया, फूड इनटेक किया, तो आपका जो क्या होता है, एसिड सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक में। आपको पता है ना, कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, फूड इनटेक किया, ठीक हो गया, तो फूड इनटेक करने की वजह से क्या होता है, आपका जो आपके स्टमक में स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, क्योंकि खाना गया है तो ऑब्वियसली जो स्टमक की वॉल है वो स्ट्रेच होगी। स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होगा, आपका
और जो फूड में प्रेजेंट केमिकल है वो कीमो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। तो दोनों रिसेप्टर एक्टिवेट हो चुके हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर भी और कीमो रिसेप्टर भी। ठीक हो गया। इन रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा। ठीक है, ब्रेन को मैसेज गया, ब्रेन ने क्या किया, पता चल गया ब्रेन को कि फूड इनटेक हुआ है, तो फूड के डाइजेशन के लिए एचसीएल का रिलीज होना जरूरी है। तो अब कैसे एचसीएल रिलीज होगा, फटाफट से आपका ब्रेन क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगा। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम फूड इनटेक करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हुआ। जैसे ही वो सिस्टम एक्टिवेट होगा, आप जानते हो उसके अंदर कौन सा आपका न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, एसिटाइल कोलिन, है ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था आपका, किसकी वजह से एक्टिवेट हुआ था, आपका फूड की वजह से एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि फूड ने आपके स्टमक में क्या किया था, स्ट्रेचिंग की थी, प्लस फूड में प्रेजेंट जो आपके एसेंशियल कंपोनेंट्स थे उनने कीमो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया था। ब्रेन में मैसेज गया, ब्रेन में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, वो रिलीज हुआ। एसिटाइल कोलिन कहाँ गया, आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम के पास गया। एंट्रिक नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम है, जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। तो एसिटाइल कोलिन ने एंट्रिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और इस नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही दो केमिकल रिलीज हुए। एक तो खुद एंट्रिक नर्वस सिस्टम ने भी आगे एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया, दूसरा इसने किसे रिलीज किया, गैस्ट्रीन को रिलीज किया, जो कि एक हार्मोन है। और जैसे ही गैस्ट्रीन रिलीज हुआ, ठीक है, ये जो गैस्ट्रीन है और एसिटाइल कोलिन है, ये दोनों ही हमारे स्टमक की लाइनिंग में, आपके जो जीआई ट्रैक है उसकी लाइनिंग में एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो जिनको हम बोलते हैं, मैं यहीं पे उन्हें ड्रॉ कर देती हूँ, ये वो सेल है, ये होती है आपकी एंट्रोक्रोमेफिन सेल। ठीक है, एंट्रोक्रोमेफिन सेल, ये सेल्स हैं, और इनके सरफेस में, जो ये सेल्स हैं, इनके सरफेस में इन दोनों के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रीन का रिसेप्टर है और दूसरा ये एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है। ठीक है, तो गैस्ट्रीन आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, एसिटाइल का आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ। जैसे ही इन दोनों की बाइंडिंग हुई, तो एंट्रोक्रोमेफिन सेल के अंदर से क्या रिलीज हुआ, आपका क्या रिलीज हुआ, हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन सबको पता है एलर्जी मीडिएटर है, जब भी रिलीज होता है एलर्जी होती है। बट एक और चीज होती है हिस्टामिन की वजह से, देखो हिस्टामिन के दो रिसेप्टर होते हैं, H1 एंड H2। H1 में बाइंड होगा तो एलर्जी होगी, लेकिन H2 में जब बाइंड होगा, बाइंड्स विद H2 रिसेप्टर, और H2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमारी पैराइटल सेल में, पैराइटल सेल जहां से आपका एसिड बनता है। ठीक है, तो हिस्टामिन रिलीज हुआ, अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, कौन से रिसेप्टर से, H2 रिसेप्टर से, और जैसे ही ये H2 रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो क्या हुआ, एसिड फॉर्मेशन और सिक्रीशन। एसिड पहले बना और फिर सिक्रीट हुआ। ये पूरी प्रोसेस होती है क्या, एसिड के सिक्रीट होने के पीछे। तो कौन सी तीन चीजें जरूरी थी, देखो गैस्ट्रीन की जरूरत पड़ी आपको, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे भी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन है यहाँ भी है, तो एक ही टाइम इसे मेंशन करते हैं। तो कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ी है, फर्स्ट गैस्ट्रीन की जरूरत पड़ी हमें, दूसरा एसिटाइल कोलिन की जरूरत पड़ी, तीसरा किसकी जरूरत पड़ी, हिस्टामिन की जरूरत पड़ी। तो इन तीनों की वजह से हम कह सकते हैं कि गैस्ट्रीन, एसिटाइल कोलिन और हिस्टामिन, इन तीनों की वजह से फाइनली एसिड सिक्रीशन हुआ। ठीक है, तो हमारा एम क्या रहता है जब हम पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट की बात करते हैं अभी, ठीक है, तो जब हम पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट करते हैं, और वो भी अगर अल्सर केवल एचसीएल की वजह से हुआ है, क्योंकि दो रीजन हमें पता है कि पहला एचसीएल ज्यादा बन रहा है इस वजह से हो रहा है, एग्रेसिव फैक्टर को हमें कंट्रोल करना है ना, फर्स्ट एचसीएल को कंट्रोल करना है। तो एचसीएल को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप गैस्ट्रीन को रोको, एसिटाइल कोलिन को रोको और हिस्टामिन को रोको। अगर इन तीनों चीजों को आप कहीं से भी रोक सकते हो इनके रिसेप्टर पे बाइंड होने से, तो क्या होगा, एसिड बनेगा ही नहीं। ये चीज हम कर सकते हैं ना। तो ये आपका क्या है, पूरा प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, अगर आपको एचसीएल प्रोडक्शन होने से रोकना है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे। तो ये एक आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई कि एचसीएल कैसे ज्यादा बनता है, हम कैसे रोक सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा एम रहेगा गैस्ट्रीन को रोकना, रिसेप्टर ब्लॉक कर दीजिए, एसिटाइल कोलिन को भी रोक दीजिए, और
ये जो बाइंड हो रहा है हिस्टामिन से, ये हिस्टामिन को भी आप ब्लॉक कर दीजिए। रिसेप्टर पे बाइंड होने से हमें रोकना है। मेडिसिन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो सेकेंड है, ये तो था HCl की बात कि भाई अगर HCl ज्यादा होने की वजह से ये दिक्कत आई थी तो हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने HCl को बनने से रोका, 3 हमारे पास टारगेट थे जिससे हमने HCl बनने से रोक सकते थे। मैं ये साइड कॉर्नर पे लिख रही हूँ, बाद में डिस्कस करते हुए हमारे काम आएगा। फर्स्ट वन, गैस्ट्रीन को रोक सकते हैं, दूसरा एसिटाइलकोलिन को रोक सकते हैं, तीसरा हिस्टामिन को रोक सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा, अगर हमें एसिड सिक्रेशन को कम करना है, ठीक है। अब देखिए, एक तो तरीका था एसिड सिक्रेशन को कम करने का, दूसरा क्या है कि जो एसिड बन रहा है उसे हम न्यूट्रलाइज भी तो कर सकते हैं। एसिड अगर सिक्रीट होने से हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या दे सकते हैं, ये हमारी पहली कैटेगरी आएगी मेडिसिन की, जो इन टारगेट पे काम करेगी, जिसे आप क्या बोलोगे, फर्स्ट जो आपकी मेडिसिन काम करेंगी वो कैसे करेंगी, बाय डिक्रीजिंग एसिड सिक्रीशन। ये जो आपकी मेडिसिन, वो सारी मेडिसिन जो इन पे काम करेगी वो एसिड सिक्रीशन होने से रोकेंगी, ये तो हमें समझ में आया। दूसरा हमारा जो हम फैक्टर जिस पे काम कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, एसिड न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू हम काम कर सकते हैं कि चलिए एसिड नहीं रोक पा रहे हो आप, ज्यादा एसिड नहीं बन रहा है, कम है, न्यूट्रलाइज करके अगर हमारा काम चल सकता है तो हम ये भी कर सकते हैं। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप क्या यूज कर सकते हो। अगर एसिड आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आप यूज कर सकते हो एंटासिड्स को। एंटासिड्स में आपके क्या आते हैं, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। क्या होगा, देखो मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। मान लो आपने किसी का क्या है, बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, तो आपने उसे क्या दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया, ठीक है, NaSCO3। NaSCO3 आप दोगे तो ये रिएक्ट करेगा, जाएगा स्टमक में, HCl से रिएक्ट करेगा, और जैसे ही HCl से रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, देखो Na और Cl कंबाइन हो जाएंगे, क्या बनेगा आपका, एक मिनट, NaCl बन गया, ठीक है। Na और Cl कंबाइन हुआ, क्या बना, NaCl। CO2, जहां भी कार्बोनेट जाता है क्या रिलीज होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, CO2 आपका रिलीज हो गया। रिमेनिंग क्या बचा, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक O इसका बचा हुआ था, तो बचा क्या, H2O। तो ये क्या हुआ आपका, देखो एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। HCl को आपने किस में बदल दिया, NaCl में, और NaCl कहाँ चला जाएगा आपका, सीधे एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा इसका, और कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड में चला जाएगा। तो ये एक तरीका है एसिड न्यूट्रलाइजेशन का। एसिड के सिक्रीशन को कम नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर लीजिए, सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है आपकी, एसिड को न्यूट्रलाइज कर लो बाय यूजिंग एंटासिड्स, ठीक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके अलावा और भी आपके एंटासिड्स यूज होते हैं, और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो एंटासिड का यूज होता है, देखो इस वाले के साथ एक दिक्कत है, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से क्या हो रहा है, NaCl बन रहा है और NaCl ब्लड में जा रहा है। आप जानते हो ना, जहां भी सोडियम जाता है अपने साथ किसको रखता है, वाटर को, ठीक है। जब ये NaCl ब्लड में जाएगा तो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और आप खुद सोचिए कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या आप उसको ये देना आपका इफेक्टिव होगा, या आप कह सकते हो रैशनल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसे आप दोगे सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये फाइनली सोडियम क्लोराइड बनाएगा, एसिड तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन NaCl ब्लड में जाने के बाद क्या करेगा, Na की खासियत है वाटर को अपने साथ रखता है, वाटर का लेवल भी साथ साथ क्या होगा, ब्लड में बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट कोलैप्स हो सकता है। तो हार्ट के पेशेंट को आप ये नहीं दे सकते अगर किसी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है। तो इसके अलावा जो आपका बेस्ट फॉर्म, ये सिस्टेमिक में आता है डायरेक्टली। जो एंटासिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक मतलब जो डायरेक्टली आप ब्लड सर्कुलेशन में डाल रहे हो इंजेक्शन के थ्रू, IV रूट के थ्रू, और नॉन सिस्टेमिक जो आप टैबलेट फॉर्म में यूज कर रहे हो, ओरल रूट से दे रहे हो। तो उसके लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन यूज होता है उसे बोलते हैं हम मेगाल्ड्रेट। मेगाल्ड्रेट बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आपका एंटासिड की तरह यूज होता है। मेगाल्ड्रेट 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, वो 2 चीजें कौन सी हैं, 2 कंपोनेंट कौन से हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ये दोनों कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। देखो इनकी वजह से क्या होता है ना, अलग अलग दोगे तो इनके साइड इफेक्ट है। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम के सॉल्ट कॉन्स्टिपेशन करते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट जो होते हैं वो डायरिया कर देते हैं। तो दोनों ही गलत है ना। दवाई लेने की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो रहा है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो लेकिन क्या होगा अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देखोगे तो क्या होगा, ये कॉन्स्टिपेशन करता है, ये डायरिया करता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, साइड इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसीलिए ये आपका क्या है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज होता है, बट वो बहुत ज्यादा पोटेंट है, यानी कि वो आपका बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो जब आपका एसिड बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज होता है तो ना आपकी बॉडी सोचती है कि भाई एसिड असर ही नहीं कर रहा है, तो और भी ज्यादा एसिड बनने लगता है, जिसको बोलते हैं हम रीबाउंड सिक्रीशन। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अगर आप HCl के सिक्रीशन को एकदम फास्ट तरीके से रुकवाएंगे तो वो दिक्कत कर सकता है। इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट को ज्यादा यूज नहीं करते हैं। पोटेंट है, वो सबसे ज्यादा पोटेंट आपका नॉन सिस्टेमिक एंटासिड की कैटेगरी में आता है। तो ये एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो सेकेंड अप्रोच हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, देखो एसिड से हम कर चुके, एसिड को हम न्यूट्रलाइज भी कर चुके, चलो ठीक है। एसिड के सिक्रीशन को हम रोक रहे हैं। एसिड के सिक्रीशन को रोकने के लिए हमारी डिफरेंट कैटेगरी की ड्रग्स यूज होती है। लाइक अगर मैं बात करती हूँ, अगर एसिटाइल कोलिन को आपको क्या करना है, जो मैं अभी बाद में आपकी डिस्कस करूंगी कि एसिड सिक्रीशन को रोक कैसे कैसे सकते हैं हम। तो ऐसे अगर आप एसिटाइल कोलिन को कम करना चाहते हैं तो आपके पास पायरेंजिपिन, ठीक है, प्रोपेंथेलिन आपकी डिजीज, आपकी ड्रग आती है जो एंटीकोलिनर्जिक में आती हैं, वो आप यूज कर सकते हो। हिस्टामिन को रोकना है तो आप रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, बहुत सारी है वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा अभी मैं इसे डिटेल में आपका आगे भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसमें एक और आते हैं आपके जो मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ और ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। वो है आपका PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, ये भी एसिड सिक्रेशन को कम करने के लिए यूज होते हैं, तो वो मैं अभी आपको डिस्कस करेंगे हम बाद में। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ऐसी मेडिसिन यूज कर सकते हैं ना। अब एग्रेसिव फैक्टर पे लगभग काम कर चुके हैं, HCl पे, H पाइलोरी पे थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसे रोक सकते हैं हम। H पाइलोरी के लिए पूरा आपका रेजिमेन चलता है, पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमारा मान लीजिए एसिड की वजह से जो हो रहा था उसे रोकने के हमने दो तरीके देख लिए। आप देखो एंटी H पाइलोरी ड्रग आती हैं, क्योंकि H पाइलोरी क्या है, बैक्टीरिया है। देखो ये बैक्टीरिया कैसे काम करता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। जो आपका ये H पाइलोरी, आपका H पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये क्या करता है, आपके फूड के साथ एंटर किया, आपके स्टमक में गया। ठीक है, स्टमक में जाने के बाद एक तो सबसे पहली बात, बैक्टीरिया एसिड को रजिस्ट करते नहीं है, तो खत्म हो जाना चाहिए था, बट ये बच जाता है। क्यों बचता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है यूरिएज। ठीक है, ये आपका एक एंजाइम है यूरिएज, और यूरिएज जो एंजाइम होता है ये क्या है, एल्कलाइन होता है नेचर में, एसिड को रजिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसी एंजाइम की वजह से H पाइलोरी एसिड में आराम से रह लेता है। ठीक हो गया, H पाइलोरी आपके स्टमक में जा चुका है। अब H पाइलोरी में एक और आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एडहेसिन। ये क्या करता है, एडहेसिन प्रोटीन मतलब आपकी स्टिकी प्रोटीन है। ये क्या करेगा, आपका जो भी आपका H पाइलोरी का बैक्टीरिया है उसे मेम्ब्रेन से स्टिक करने में हेल्प करेगा। जो भी आपका बैक्टीरिया है वो मेम्ब्रेन में जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एडहेसिन ने किया, मेम्ब्रेन में उसे बिठा लिया ताकि वो इधर उधर ना जाए। और ये इसके मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं वो H पाइलोरी के सामने आपके बाहर से इस तरीके से, अगर ये वो बैक्टीरिया है, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के आगे से देखो इस तरीके से फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, ये फ्लैजेला की वजह से क्या होता है, आसानी से देखो ये स्टमक में गया, यूरिएज ने इसे बचा लिया। फ्लैजेला इसे मूव करते हुए कहाँ ले गए, मेम्ब्रेन के पास पे ले गए। मेम्ब्रेन के पास पहुंचते ही यहाँ इसके पास एक और प्रोटीन थी एडहेसिन, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन से चिपक गया, स्टिक कर गया। अब क्या करेगा, जैसे ही ये मेम्ब्रेन से आपका स्टिक कर गया तो उसके बाद क्या करता है, ये अपने अंदर से केमिकल्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। साइटोटॉक्सिक केमिकल्स स्टार्ट करता है रिलीज करना। उन केमिकल्स की वजह से जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, डैमेज होती चली जाएगी। और आप जानते हो मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो क्या होगा, वहां पे घाव बन जाएंगे, वही तो है अल्सर। ठीक है, अगर स्टमक में हुआ तो उसे आपने गैस्ट्रिक अल्सर बोला, ड्यूडेनम में हुआ तो ड्यूडेनल अल्सर, दोनों जगह हुआ तो पेप्टिक अल्सर। क्लियर है कैसे आपका H पाइलोरी ने इन्फेक्शन किया। तो ये था H पाइलोरी का मैकेनिज्म। ठीक हो गया, ये आपकी मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये थी आपकी मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन के पास ये बैक्टीरिया आया और जैसे ही मेम्ब्रेन के पास आया यहाँ पे चिपका, तो इस तरीके से देखो मैं रेड कलर से आपके लीजन को दिखा रही हूँ, जो आपका घाव है वो ऐसा बन जाएगा यहाँ पे। तो ये था आपका एच पाइलोरी किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, अगर मान लीजिए अल्सर इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, तो एसिड से तो आपको कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि एसिड का इसमें कोई भी रोल नहीं है ना। किया किसने? बैक्टीरिया ने। ये घाव जो बने हैं एसिड की वजह से नहीं बने, किसकी वजह से बने हैं? एच पाइलोरी की वजह से बने हैं। लेकिन देखो अब क्या होगा, एच पाइलोरी क्योंकि ये लीजन बना चुका है, जो मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा चुका है, तो अब एसिड में और भी ज्यादा क्या आ जाएगी, थोड़े से एसिड से भी ये नुकसान होगा यहाँ पे, है ना। एसिड आपका अभी तक क्या कर रहा था, आपकी मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी और एसिड का प्रोडक्शन ठीक ठाक था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब घाव बन चुके हैं, तो आप सोचिए ना, हल्का सा भी एसिड अगर इसके कांटेक्ट में आएगा तो कितना पेन होगा। तो इसके लिए भी एच पाइलोरी की वजह से अगर आपका अल्सर हुआ है, तो तब हम देते जरूर हैं एसिड को एसिड सिक्रीशन को कम करने वाली मेडिसिन हमारा देना जरूरी बन जाता है, क्योंकि तब तो हमारे नॉर्मल सिक्रीशन से भी हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लीजन पहले से बन चुके हैं। तो इसीलिए एच पाइलोरी का जो ट्रीटमेंट होता है वो आपकी कंबाइंड ड्रग थेरेपी होती है। केवल एक किसी मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, कॉम्बिनेशन में आपको मेडिसिन देनी पड़ती है। तो देखते हैं कौन कौन सी आपकी मेडिसिन इसमें यूज होती है जब हमारा एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। देखो इसकी दो थेरेपी आती है, एक तो आती है ट्रिपल ड्रग थेरेपी, जिसमें केवल 3 ड्रग कॉम्बिनेशन में दी जाती है, ट्रिपल ड्रग रेजिमेन भी इसे बोल सकते हो आप, है ना। और दूसरा है आपका क्वाड्रुपल, यानी कि 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया जाता है, क्वाड्रुपल ड्रग रेजिमेन, ठीक है। 3 और 4। देखो सबसे पहला क्या देते हैं, मैंने बताया था आपको, सबसे पहला हम क्या देंगे, यहाँ पे देखो एसिड सिक्रेशन को कम करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो ड्रग होती है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, जिसमें आपकी ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल आती है ना, वो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है। मैकेनिज्म मैं बाद में समझाऊंगी, बट यहाँ पे देखो पहली ड्रग जो यूज करोगे आप ओमेप्राजोल को यूज करोगे, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ओमेप्राजोल। तो इससे क्या होगा, एसिड सिक्रेशन कम होगा, ठीक है। सेकेंड हम क्या यूज करते हैं, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, क्योंकि ये क्या है, एंटी अमोइबिक है। जो आपके अमाइबा होते हैं, ये आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया और अमाइबा का बिल्कुल बीच की स्पीसीज है, तो मेट्रोनिडाजोल भी इस पे असर करेगी। एंटी अमोइबिक है, एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है बेसिकली ये। तो मेट्रोनिडाजोल आप दोगे तो इससे बैक्टीरिया खत्म होने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 ड्रग आपने कॉम्बिनेशन में दी, और इसके साथ आप जो तीसरी दवाई देंगे वो एंटीबायोटिक रहेगी आपकी, स्पेसिफिकली अमोक्सिसिलिन। ये 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओमेप्राजोल जो कि एसिड के सिक्रेशन को कम करेगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैटेगरी में आता है। मेट्रोनिडाजोल जो कि एंटी अमोबिक है, ये भी आपका क्या करता है, आपका अमोइबा टाइप के जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, है ना। एंटामीबा हिस्टोलिटिका के लिए भी यूज होता है। और एमॉक्सिसिलिन ये खुद में आपका एंटीबायोटिक है, ये आपका दोनों जब साथ में दोगे तो बहुत अच्छा असर आएगा। तो ये तो था ट्रिपल ड्रग रेजिमेन, यानी कि जिसमें 3 ड्रग दी जाती हैं कॉम्बिनेशन में। क्वाड्रुपल में आप 4 ड्रग दोगे, कौन कौन सी होंगी, देखो पहली 2 सेम रहेंगी, तो मैं इसे ओमेप्रा लिख देती हूँ सिंपल, पहली ओमेप्रा है। दूसरी ड्रग मेट्रोनिडाजोल ही रहेगी, एमटीजेड। तीसरी के बदले देखो 2 ड्रग आ जाएंगी, एमॉक्सिसिलिन के बदले दूसरी एंटीबायोटिक कौन सी यूज कर सकते हैं हम, टेट्रासाइक्लिन। एमॉक्सिसिलिन के बदले दूसरी एंटीबायोटिक दे दी टेट्रासाइक्लिन, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में आपका दे दिया हमने सीबीएस, ठीक है। सीबीएस की फुल फॉर्म होती है आपकी कोलॉइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी वो कहाँ पे आता है, ठीक है, वो अभी डिस्कस हमने नहीं किया है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, कोलॉइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। तो ये आपका क्या है, एच पाइलोरी ड्रग की वजह से अगर कभी भी किसी को अल्सर होता है तो उसके लिए आप जो ट्रीटमेंट रेजिमेन रखेंगे वो इस तरीके का होगा। 3 ड्रग कॉम्बिनेशन में दे रहे हो तो एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक रखोगे। अगर क्वाड्रुपल 4 ड्रग रेजिमेन है तो एमॉक्सिसिलिन के बदले टेट्रासाइक्लिन आएगा, लेकिन उसके साथ सीबीएस भी कॉम्बिनेशन में आएगा, कोलॉइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। इसका मैकेनिज्म अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एंटी एच पाइलोरी ड्रग। चलिए अब जो नेक्स्ट है आपका, ठीक है, 3 हम देख चुके हैं मेथड,
जिससे हम क्या कर सकते हैं, पैप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चाहे वो एसिड की वजह से हुई है, चाहे एच पाइलोरी की वजह से हुई है, और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। देखो फोर्थ जो कैटेगरी है वो है आपकी फोर्थ कैटेगरी अल्सर प्रोटेक्टिव। ये वो ड्रग है जो अल्सर से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी, अल्सर प्रोटेक्टिव की कैटेगरी में आती है ये ड्रग, ठीक है। इसमें अभी मैंने जो डिस्कस की थी वही मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगी। पहली ड्रग है सीबीएस, जो अभी हमने बोली थी, इसको बोलते हैं कोलॉइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। ये क्या करती है, देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों इसे अल्सर प्रोटेक्टिव की कैटेगरी में रखा हुआ है। जो ये सीबीएस है, सीबीएस क्या करती है आपकी स्टमक में, क्योंकि आप जानते हो ना जो एसिड सिक्रीट हो रहा है वो किसमें है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होके आ रहा है ना, तो ये क्या करता है आपके जो इंटेस्टाइन या स्टमक में जो आपका जूस बनता है, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस है चाहे इंटेस्टाइनल जूस है, उसमें बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को ये बढ़ा देता है। आप खुद सोचो कि अगर इसकी वजह से बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन बढ़ जाए, बाइकार्बोनेट और प्लस म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाए, तो क्या होगा, आपको सोचिए म्यूकस भी ज्यादा बन रहा है, बाइकार्बोनेट भी ज्यादा बन रहा है। बाइकार्बोनेट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, म्यूकस पूरा स्टमक और इंटेस्टाइन में एक ऐसी थिक लेयर बना देगा कि एसिड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। ये आपकी मान लीजिए मेम्ब्रेन है, इस तरीके से म्यूकस ने देखो मेम्ब्रेन के बाहर से ऐसे लेयर बना दी है, ठीक है। अब क्या होगा, चाहे यहाँ पे कितना भी एसिड हो, क्या वो मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, नहीं आएगा। मेम्ब्रेन के बाहर से क्या है, म्यूकस की लेयर है, तो म्यूकस का एडवांटेज समझ में आ रहा है, म्यूकस की क्यों जरूरत है। तो ये कोलॉइडल बिस्मथ सबसिट्रेट क्या करता है, पहले तो बाइकार्बोनेट बनाएगा, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, अभी पहले मैंने इसका आपको मैकेनिज्म बताया था कैसे होता है। म्यूकस बनाएगा, म्यूकस लेयर बना देगा, तो एसिड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, कांटेक्ट में नहीं आएगा तो डैमेज होगा ही नहीं, ठीक है। और सीबीएस के अलावा एक और ड्रग आती है इसी कैटेगरी में, ये पहली ड्रग थी, दूसरी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ये है आपकी सुक्राल्फेट, ठीक है। सुक्राल्फेट सेम आपकी क्या करती है, यही फंक्शन करती है। सुक्राल्फेट कैसी होती है आपकी, जैसे ही इस मेडिसिन को आप लेते हो, आपके स्टमक में जब एसिड के साथ लिक्विड के साथ मिक्स होती है तो ये जेल टाइप बना देती है स्ट्रक्चर, ठीक है, जेल फॉर्म हो जाता है। सुक्राल्फेट आपका कुछ नहीं है, ये सुक्रोज का ही आपका क्या है, सुक्रोज का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे ही आपके स्टमक में जाएगा, एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा, जेल फॉर्म कर देगा, और इसी तरीके से जैसे म्यूकस ने लेयर बनाई है ना, उसी तरीके से सुक्राल्फेट का जो जेल फॉर्म है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में, ये जो आपकी मेम्ब्रेन है इसके बाहर से इसी तरीके से लेयर बना लेगा। सेम यही होगा, एसिड मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा तो डैमेज नहीं होगा। क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि अल्सर प्रोटेक्टिव कैसे काम करते हैं। सिंपल लेयर बना देते हैं, चाहे इसने क्या किया, जेल बनाने के बाद लेयर बनाई, इसने सीधे म्यूकस के प्रोडक्शन को ही क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये था आपका अल्सर प्रोटेक्टिव। अब जो लास्ट स्ट्रेटेजी है पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आपकी छोटी सी है, नेचुरल भी है, देखें क्या है, फिफ्थ कैटेगरी यहां पे मैं मेंशन कर रही हूं, अल्सर हीलिंग। एक ऐसी भी आपका कंपोनेंट है जो अल्सर को हील करने का काम करता है, यानी कि जो अल्सर अगर बना है उसके घाव को भरने का काम करेगा, तो वो कौन सा है, कार्बिनोक्सोलोन सोडियम। अब ये है क्या, कार्बिनोक्सोलोन सोडियम। क्यों मैंने इसको नेचुरल क्यों बोला, क्योंकि ये कंपोनेंट आपका ग्लिसराइजा ग्लैब्रा से मिलता है, इसको बोलते हैं हम ल्यूकोराइस का आपका नेम है, बायोलॉजिकल नेम, और ल्यूकोराइस क्या होता है, मुलेठी, ठीक है, उसके अंदर से ये मिलता है कार्बिनोक्सोलोन सोडियम। जब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ल्यूकोराइस के अंदर सबसे एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो आपने कोग्नोसी में पढ़ा होगा, ग्लिसराइजिन, ठीक है। जब हम ल्यूकोराइस से ग्लिसराइजिन को हटा देते हैं तो आपका जो कंपाउंड आपको मिलता है वो क्या है, आपका कार्बिनोक्सोलोन सोडियम। इसका काम क्या होता है, ये बहुत ही इसका सिंपल सा काम है। ये क्या करता है, आपका जो गोबलेट सेल होती है, गोबलेट सेल का काम क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन का, तो ये क्या करता है, गोबलेट सेल से गोबलेट सेल में जाएगा और म्यूकस जो आपका उससे जो आपका गोबलेट सेल म्यूकस बनाती है ना, म्यूकस प्रोडक्शन करती है गोबलेट सेल,
तो क्या करेगा, इस म्यूकस की जो आपकी थिकनेस है उसे ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, आप खुद सोचिए, जो म्यूकस बनता है उसकी एक स्पेसिफिक थिकनेस होती है, ऐसा नहीं कि बहुत गाढ़ा बन रहा है ना। लेकिन जो कार्बोनॉक्सिलॉन सोडियम ने क्या किया, ये गोबलेट सेल के पास गया और उसके थ्रू जो भी म्यूकस बनता था उसकी थिकनेस को इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब बहुत थिक म्यूकस आएगा, अब जितना थिक म्यूकस आएगा तो उतने अच्छे से वो मेम्ब्रेन को कवर करेगा और HCl का कॉन्टैक्ट विद द मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत लंबे टाइम के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक तो नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जितना आपका कांटेक्ट कम रहेगा उतना ही जल्दी आपका क्या होगा, अल्सर हील होगा, जो घाव है उतनी जल्दी भरेगा। ठीक है, तो इसने म्यूकस के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया, इसने सीधे क्या किया, गोबलेट सेल का काम था म्यूकस प्रोडक्शन का, लेकिन इसने क्या किया, म्यूकस की थिकनेस को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जो थी आपकी पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजीज थी कि कैसे कैसे आप पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने बहुत फर्स्ट में आपसे बोला था कि आपकी जो ड्रग्स थी कैसे कैसे आपकी वर्क कर रही थी, है ना। फर्स्ट जो था आपका एसिड सिक्रीशन को कम करने वाली ड्रग कौन सी है, ठीक है, उसकी मैंने अप्रोच आपको बतानी थी, वो मैं आपका इसी का वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि वो थोड़ा सा आपका क्या है, बाकी जो अप्रोचेज हैं उनसे ज़्यादा डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।